दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर में। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी SSSC पेट के आवेदन लिए जा रहे हैं और जिसकी परीक्षा तिथि जो है वो 18 सितंबर है। तो आज हम लोग इसमें आगे वाला चैप्टर शुरू करते हैं, पॉलिटी में मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले कि मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया, तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान लागू होने के समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। संविधान जब लागू हुआ तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन ये कब लागू हुआ ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार जो हैं वो संशोधन योग्य हैं और संसद इनमें संशोधन कर सकती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्या मौलिक अधिकार संशोधन योग्य हैं, तो हाँ, मौलिक अधिकार संशोधन योग्य हैं और इनमें कौन संशोधन कर सकता है, संसद संशोधन कर सकती है। तो मौलिक अधिकार 6 जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है समता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। एवं शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 तक वर्णित है। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं। इसमें अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 जो है इसमें है विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता। इसमें है कि राज्य किसी भी भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात जो राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को, राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर आप विधि के समक्ष समता और विधियों से वंचित नहीं करेगा। यह अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। विधि के समक्ष समता शब्द जो है वो ब्रिटेन के संविधान से एवं विधियों के समान संरक्षण शब्द जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम कह सकते हैं अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता सबके लिए एक समान कानून होता है। फिर अगला है अनुच्छेद 15, धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को आप सड़क प्रयोग करने में नहीं रोक सकते, किसी को आप सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक कुआं, सार्वजनिक विद्यालय आदि का प्रयोग आप कह सकते, ये नहीं कह सकते आप अनुसूचित जाति के हैं तो आप इस तालाब में पानी नहीं पी सकते, या आप इस धर्म के हैं तो आप जो है इस विद्यालय में नहीं पढ़ सकते। यदि अगर कोई भी सार्वजनिक चीज़ है तो उसमें धर्म हो, चाहे मूलवंश हो, चाहे जाति हो, चाहे जन्मस्थान हो, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में आप भेदभाव नहीं कर सकते। और यह अधिकार सिर्फ किसको प्राप्त है, भारतीयों को प्राप्त है। अगला है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। जो लोक नियोजन के विषय होते हैं उनमें समान अवसर सबको दिए जाने चाहिए। कि राज्य के अधीन कोई भी पद होता है, राज्य के अधीन कोई भी पद है में नियोजन मतलब नियुक्ति के संबंध में नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। जो राज्य के संबंध में जो नियुक्ति के संबंध में
जो भी पद वगैरह जो नियुक्त हो किए जाते हैं उनमें सबको एक समान समानता दी जाएगी। उसमें भी किसी को धर्म, मूल वंश या जाति या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक समान ही समझा जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। भारत में पूर्णतया अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति इसका आचरण करता है तो उसे कानून के समान, कानून के प्रक्रिया के अनुसार उसको दंड दिया जाएगा। तो भारत में छुआछूत का पूर्णतया अंत हो चुका है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर इसको मानता है तो उसको कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। फिर आता है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इसके अनुसार राज्य, सेना और विधा संबंधी उपाधियों को छोड़कर किसी अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगी। इसमें सेना और शिक्षा संबंधित जो विधा संबंधित उपाधियां हैं सिर्फ वही दी जाएंगी, इसके अलावा कोई अन्य प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। जैसा कि आपने पहले के समय में देखा था कि किसी को कोई ना कोई उपाधि दे दी जाती थी, कोई लंबरदार बोल दिया जाता था, कोई कुछ बोल दिया जाता था, कोई कुछ बोल दिया जाता था। तो आज के समय में ये सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब केवल सेना और विधा संबंधी ही उपाधियां प्रदान की जाती हैं। आगे है अनुच्छेद 19। इसमें क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं। हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो कहाँ से है, अनुच्छेद 19 से है। तो अनुच्छेद 19(1) का वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हमको बोलने की स्वतंत्रता कहाँ से है, आपको अनुच्छेद 19 से है। जिसमें हमको क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, जो मीडिया होती है, मीडिया कुछ भी लिख सकती है, कुछ भी छाप सकती है, उसकी स्वतंत्रता कहाँ से प्राप्त है, उसको अनुच्छेद 19 का से। तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता, हम लोग जो तिरंगा फहराने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, अनुच्छेद 19(1) के का से। चुप रहने का अधिकार, हमको चुप रहने का अधिकार भी किससे प्राप्त है, अनुच्छेद 19(1) के का से। और विदेश जाने का अधिकार, तो हम लोग जो विदेश जाते हैं तो विदेश जाने की स्वतंत्रता हमको किससे प्राप्त है, अनुच्छेद 19 से। फिर अनुच्छेद 19 का खा, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अब आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले किसान सम्मेलन हुआ, सरकार जो थी उनको मना नहीं कर सकती थी क्योंकि वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो शांतिपूर्वक और बिना अस्त्र शस्त्र के, ठीक है, ये नहीं कि पता लगा राइफल, बंदूक और भाला लेके पहुंच गए, सब इकट्ठे हो गए, तो उसमें क्या होगा, वो आंतरिक अशांति हो जाएगी। तो वो आप नहीं कर सकते। क्या हो जाएगा, शांतिपूर्वक और बिना कोई अस्त्र शस्त्र के निरायुध आप सम्मेलन कर सकते हैं। उसकी आपको स्वतंत्रता कौन देता है, संविधान का अनुच्छेद 19 का खा देता है। फिर आता है अनुच्छेद 19 का गा, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जैसे कि सहकारी समिति, ठीक है, आपका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता, वो आपको किससे प्राप्त है, अनुच्छेद 19 के गा से प्राप्त है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें अनुच्छेद 19 घ, संपूर्ण भारत में आवास संरक्षण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का घ क्या है, संपूर्ण भारत में आवास संरक्षण करने की स्वतंत्रता। अब हम पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है, इसके लिए हमको ये स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन 2 जगह। एक क्या है, साधारण जनता के अगर हितों का संरक्षण नहीं है तो आपको रोका जा सकता है घूमने के लिए, ठीक है। और दूसरा है आपका जो अनुसूचित जनजाति होती है उनके हितों के संरक्षण के लिए। किसके, अगर कोई क्षेत्र अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, क्योंकि हमको उनकी भी क्या करनी है, उनके हितों का संरक्षण करना है, उनका सामाजिक, राजनीतिक और सारे परिवेश को भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनके हित जो हैं उनको कोई समस्या ना पहुँचे। तो अगर लग रहा है कि वहाँ पर घूमने से किसी भी अनुसूचित जनजाति को कोई प्रभाव पड़ता है तो हमको वहाँ जाने से रोका जा सकता है। आगे क्या है, अनुच्छेद 19 का डा, संपूर्ण भारत में निवास करने व बस जाने की स्वतंत्रता। हम पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं,
कहीं भी रह सकते हैं, या हमको स्वतंत्रता कहाँ से प्राप्त है, संविधान के अनुच्छेद 19 के डा से प्राप्त है। लेकिन इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक साधारण हितों का संरक्षण, अगर जनता के साधारण हितों का संरक्षण नहीं होता है तो हमको संपूर्ण मतलब भारत में निवास करने की किसी क्षेत्र में रोक सकते हैं। दूसरा, अगर अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण नहीं होता है, अगर उनके हितों पर कोई प्रभाव पड़ता है तो भी क्या होगा, हमको निवास करने की स्वतंत्रता हमारी रोकी जा सकती है। फिर अगला है अनुच्छेद 19 का 6, कोई भी वृत्ति, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। सरकार के अनुसार कोई भी कारोबार जो भी वैध रूप से मान्य है, जो भी वैध है, हम उस कारोबार को कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमको कहाँ से मिलती है, अनुच्छेद 19 के 6 में। लेकिन यदि कोई कारोबार सरकार के रूप से अवैध घोषित है तो आप उसको नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप उसको करते हैं तो आप कानूनी रूप से दंडित किए जा सकते हैं। फिर अगला है अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो दोष सिद्धि के संबंध में हमको 3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त हैं। एक कार्योत्तर विधि में संरक्षण, दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण, और तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो कार्योत्तर विधि में संरक्षण जो है, इसमें क्या होता है कि अपराध करने के समय जो भी कानून था, ठीक है, अपराध करने के समय जो भी कानून था हमें उसी के अनुसार सजा मिलेगी। अगर जैसे मान लेते हैं कि मैंने 2004 में कोई अपराध किया और उस समय उस अपराध की सज़ा 3 साल थी, उस अपराध की सज़ा कितनी थी, 3 साल थी, लेकिन उसका फैसला जो था 2022 में आया और अब सज़ा कितनी हो गई है, उसकी 10 साल हो गई है। तो हमको ये 10 साल की सज़ा नहीं दी जाएगी, हमको ये केवल 3 साल की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि जब हमने कोई अपराध किया था तो उस समय इस कानून के अनुसार सज़ा कितनी थी, 3 साल थी। तो कार्योत्तर विधि में संरक्षण यही होता है। फिर दोहरे दंड से संरक्षण, अब किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। अगर एक बार एक व्यक्ति को 3 साल की सज़ा काट चुका है तो ये नहीं है कि बाहर आने के बाद में उसको दोबारा से सज़ा सुना दी जाए। तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को उसके स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये क्या होता है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण होता है, मतलब स्वयं के खिलाफ उसको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक हो गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम लोग शुरू करते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण प्रदान करता है। जब भी भारत में आपातकाल लगता है तो आपातकाल के समय सभी मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपातकाल के समय निम्न में से कौन से मौलिक अधिकारों का स्थगन नहीं होता है, तो अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 का स्थगन नहीं होता है। फिर आता है अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक बच्चे इसका यह अधिकार है कि राज्य उसको, यदि वह 6 से 14 वर्ष की आयु तक का है तो राज्य को यह निर्देश दिया गया है या प्रत्येक बच्चे का यह अधिकार है कि उसको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यदि मान लिया किसी सरकारी स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन लेने जाता है, प्राइमरी में मान लिया क्लास 2 में एडमिशन लेने जाता है, तो वहाँ का इस विद्यालय या वहाँ का जो प्रशासन है वो इसको एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उस बच्चे को अनुच्छेद 21 का के तहत क्या है, अधिकार प्राप्त है, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का। फिर आगे आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो निवारक निरोध के अधीन जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। जो निवारक निरोध के अधीन जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन। जो सलाहकार बोर्ड है वो चाहे तो जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके जो केस है उसके ऊपर पुनर्विलोकित कर सकता है। दूसरा, उस व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक निरुद्ध रखा जा सकता है। अगर उस व्यक्ति पर
कोई भी साक्ष्य प्रमाणित नहीं मिलते हैं, साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो उसको अधिकतम आप 3 माह तक कहाँ रख सकते हैं, जेल के अंदर रख सकते हैं। 3 माह के बाद में आपको उसको छोड़ना ही होगा। मतलब बिना साक्ष्य के कितने दिन रख सकते हैं, 3 माह तक। लेकिन अगर किसी को सामान्य विधि से गिरफ्तार किया है, तो सामान्य विधि से जब गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होते हैं। सबसे पहले तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, भाई हमको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, मान लिया आपको पुलिस पकड़ती है तो आप सबसे पहले उससे क्या पूछें कि आप हमको कारण बताएं कि हमको किस कारण से गिरफ्तार किया गया है। फिर क्या है कि अपने पसंद के अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार। फिर क्या है कि अपनी पसंद के अधिवक्ता, मतलब आपको जो भी वकील पसंद हो, ठीक है, आप जिस भी वकील से चाहें उस वकील से आप क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ठीक है, फिर गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का अधिकार। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद में 24 घंटे के अंदर आपको वहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका अधिकार है। फिर आते हैं आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के दुर्व्यापार या बलात् श्रम या बेगार पर क्या लगाया गया है, प्रतिषेध लगाया गया है। ठीक है, अगर बलात् श्रम कि हम किसी भी व्यक्ति से अधिक कार्य नहीं करा सकते, अगर हमने 8 घंटे की उसको अगर सैलरी देते हैं तो हम उससे कितने घंटे कार्य कराएंगे, 8 घंटे कार्य कराएंगे, या हम उससे 8 घंटे से अधिक कार्य कराएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको पैसा अलग से देंगे। बेगार प्रथा का अंत हो चुका है तो हम उससे बेगारी नहीं करा सकते। और मानव के दुर्व्यापार, मतलब हम मानव का जो है वो व्यापार नहीं कर सकते। जैसे कि पुराने समय में आपने देखा होगा ना कि मानव जो था वो बेच दिया जाता था इधर से उधर, जो कि गुलाम कहते थे, तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें एक अपवाद है। क्या है, एक अपवाद है अनुच्छेद 23(2) के तहत, कि अगर हमारे देश में कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने पर इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। कैसे, जैसे हमारे देश में कोई समस्या आ जाती है, ठीक है, जैसे कि थोड़े दिन पहले केदारनाथ में बाढ़ आ गई थी, तो कुछ व्यक्तियों ने वहाँ पता लगा 8-8 घंटे की जगह 24-24 घंटे भी कार्य किया है। ठीक है, तो वो एक सार्वजनिक प्रयोजन था। तो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अगर किसी भी व्यक्ति से अधिक कार्य कराया जाता है तो उसमें अनुच्छेद 23 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। ठीक है, फिर अगला है अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। क्या है, बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। जो भी बालक, ऐसा कोई बालक जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, कितनी, 14 वर्ष से कम है, तो ऐसे बालक को खान में, खदान में या किसी भी खतरनाक रासायनिक उद्योग में उसे नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई करता है तो अनुच्छेद 24 का उल्लंघन माना जाएगा और उसे कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला एक पार्ट था मूल अधिकार का। हम इसकी एक अगली वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें हम आपको थोड़ा और आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अब कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क के प्रश्न हैं जो कि आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कवक का जो अध्ययन होता है, कवक का अध्ययन जो किया जाता है जीव विज्ञान की जिस शाखा में, उसको क्या कहा जाता है। मृदा का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। समय माप का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। और शैवाल का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, और जो भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सभी से अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।